सी आई थिंक लास्ट क्लास में NaOH के बारे में स्टडी कर चुके थे ना। NaOH के बाद में अभी हम स्टडी करने वाले हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, ठीक है। KOH प्रिपरेशन, पहली बात तो इसका प्रिपरेशन कैसे होगा। जैसे NaOH का प्रिपरेशन होता था ना, इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे आप NaCl का। यहाँ पे आप इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करेंगे, KCl का। KCl के इलेक्ट्रोलाइसिस से हो जाएगा। देखो KOH और NaOH में डिफरेंस क्या है, कि जो NaOH होता है और KOH दोनों ही एल्कली है, बेस है, दोनों बेस की तरह बिहेव करते हैं, है ना। बट जो KOH होता है ना बेटा, ये ज्यादा सोल्यूबल होता है ना। KOH जो है इट इज मोर सोल्यूबल इन एल्कोहल। KOH जो है वो ज्यादा सोल्यूबल होता है एल्कोहल में कंपेयर टू NaOH, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। KOH जो है, अच्छा NaOH को क्या बोलते हैं आपको पता ही है। NaOH को क्या बोला जाता है पता ही है, KOH को क्या बोलते हैं, कास्टिक पोटाश, ठीक है बेटा। वाटर के अंदर दोनों की सॉलिबिलिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों आयनिक कंपाउंड है, स्ट्रॉन्गली आयनिक कंपाउंड है, तो वाटर के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं फिर से देखिए यार, वही वाली बात घूम फिर के आती है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैं बोल देता हूँ, ठीक है। आपको पूछने की जरूरत नहीं सर एल्कोहल में क्या होगा, ईथर में क्या होगा, XYZ में क्या होगा, ठीक है। चुपचाप सुनना होता है, बस चुपचाप सुनना होता है। ये क्लियर हो गया। KOH जो है उसको कास्टिक पोटाश भी बोलते हैं, किस वजह से, ड्यू टू इट्स कोरोसिव प्रॉपर्टी, कोरोसिव प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। कोरोसिव प्रॉपर्टी मतलब सिंपल सी बात है कि स्किन पे अगर KOH जो है स्किन के कांटेक्ट में आएगा या ग्लास के कांटेक्ट में आएगा तो कोरोसिव इफेक्ट होता है, ठीक है। इस वजह से लिखा मैंने ये। हाँ, इसका ध्यान रखना कि आप पढ़ चुके हैं कि KOH जो है वो बेस है, वो एब्जॉर्प्शन के लिए काम में लिया जाता है CO2 और SO2 को, है ना। CO2 और SO2 को एब्जॉर्ब करने के काम में, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 और SO2 किया जाता है KOH पास करके, ठीक है। ये हमें पता ही है। फिर बात आती है इसी में किसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। सर प्रिपरेशन तो ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होगी। तो प्रॉपर्टीज में पहली बात तो ये कि ये अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें ना, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो जो KOH है वो NaOH से अच्छा बेस है, KOH NaOH से अच्छा बेस है ना। आप सॉल्युबिलिटी इन वाटर बात करें, सॉल्युबिलिटी इन वाटर वो भी KOH की ज्यादा है NaOH से। एल्कोहल में तो मैंने बता ही दिया कि सॉल्युबिलिटी इन एल्कोहल की मैंने बताई दी कि एल्कोहल में सॉल्युबिलिटी ऑब्वियस सी बात है इसकी ज्यादा है ना। बट हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना कि KOH की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है एल्कोहल में NaOH से। एक्चुअली में NaOH तो स्पेरिंगली सॉल्युबल है। एक्चुअली में NaOH क्या है एल्कोहल के अंदर, स्पेरिंगली सॉल्युबल है, ठीक। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। हाँ, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसका है, जो KOH होता है ना, उसको आप यूज करते हैं CO2 को एब्जॉर्ब करने में, है ना। जो कि बेस है KOH। NaOH क्यों यूज नहीं करते, क्यों NaOH यूज नहीं करते, क्योंकि बेटा अगर आपने KOH यूज किया CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए तो KHCO3 बनेगा। बट अगर आपने NaOH यूज किया होता CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए तो NaHCO3 बना होता। एक्चुअली में NaHCO3 तो इनसॉल्युबल होता है, बट KHCO3 सॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल कंपाउंड है तो जिस भी एपरेटस में ये रिएक्शन हो रही होगी, जिस भी एपरेटस में रिएक्शन हो रही है ट्यूब में, इनसॉल्युबल कंपाउंड है, डिसॉल्व तो होगा नहीं। हो सकता है कि रिएक्शन को आगे ना आ जाने दे, रिएक्शन को होने ना दे, राइट। इसलिए हम NaOH यूज नहीं करते, हम KOH यूज करते हैं क्योंकि वो सॉल्युबल कंपाउंड है, ठीक है। ये रीजन क्लियर हो गया आप KOH के बारे में, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, NaOH बात कर चुके हैं, KOH बात कर चुके हैं, अभी हम बात करने वाले हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन कैसे होगा बेटा? रीजन देखो, ये बोला जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट इनसॉल्युबल है, तो वो जो ट्यूब होती है ना एपरेटस की, जिसमें भी रिएक्शन हो रही है, उस एपरेटस की जो ट्यूब्स होती है उसको चोक कर सकता है। ये रीजन बोला जाता है, वही मैंने बोला ना आपको। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, कैसे उसको प्रिपेयर किया जाएगा। देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करने के तरीके बहुत सारे हैं। आप मैग्नीशियम सल्फेट को मैग्नीशियम सल्फेट से बना सकते हैं, आप मैग्नीशियम क्लोराइड से भी बना सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट में आपको क्या मिलाना है? NaOH मिलाना है। मैग्नीशियम क्लोराइड में भी आपको NaOH ही मिलाना है बेटा, तो बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ ही साथ Na2SO4 भी बनेगा। राइट, ये तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, इसको याद भी रख सकते हैं हम, बैलेंस आप लोग कर लेंगे। ठीक है, हाँ देखो MgCl2 के साथ, अरे सिर्फ NaOH ही नहीं यार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अल्टीमेटली क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस ही तो लेना है। ये क्लियर हो गया? ध्यान से सुनना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की मैं प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ, प्रिपरेशन इसका देख लिया आपने, कि जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आप हीट करते हैं, है ना, अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पता है क्या होता है, ये उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे CaCl2 आएगा। थैंक यू। ठीक, हाँ अब ये क्लियर हो गया इतना। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसी के बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इट इज स्लाइटली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, है ना। हाँ, ये भी, ये यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिजोल्व इट डिजोल्व्स इन NH4Cl सॉल्यूशन। NH4Cl क्या है? सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है? बताइए कैसा सॉल्ट है, इतना बताइए। एसिडिक सॉल्ट है, तो ये एसिडिक सॉल्ट है तो आराम से इसके अंदर ये बेस तो डिजोल्व हो ही जाएगा ना यार, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन होगी दोनों में, इसलिए MgCl2 और NH4OH बनेगा। देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, मतलब PPT जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वाटर में, अगर वाटर में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन या उसका PPT जो है, उसको यूज किया जाता है मेडिकल इंडस्ट्री में एंटासिड की तरह, है ना, एंटासिड की तरह। ठीक है, एंटासिड क्या करता है? एसिडिटी कम करता है ना। ठीक है, क्लियर हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जितनी भी बात की, आई थिंक क्लियर हो रही है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जितना रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है फिर से बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आपको सुनना है बस, है ना। जो मैं बोल रहा हूँ वो क्लियर नहीं हो तो डाउट पूछना, नहीं तो चुपचाप सुनते रहना। हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सही बोल रहे हो बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड जो है, अच्छा अब आपने क्वेश्चन पूछा कि सर मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्युबल है वाटर में, बेटा हार्डनेस पढ़ा हुआ है, हार्डनेस पढ़ा है क्या हमने? हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर सॉल्युबल होता तो हार्डनेस का रीजन होता क्या ये? तो खुद भी सोचेंगे थोड़ा बहुत, है ना। हाँ, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, मैग्नीशियम और कैल्शियम के, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना हार्डनेस के लिए। चलिए देखिए आगे बात करते हैं। क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में मैं बता चुका था कल, लेकिन एक बार फिर से बताया जाएगा। पहले मैं बात करता हूँ प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन ऑब्वियस सी बात है सर, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिला दो, हो गया सिंपल। ठीक है, और वाटर के साथ रिएक्शन तो सर ये तो एक हाइड्रोलाइसिस जैसा हो गया ना, तो इधर हीट रिलीज होगा, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऐसा बोल सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली बात तो ये कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि बेस है, तो वो एक एसिड के साथ रिएक्शन कर लेगा, CO2 एसिड है, उसके साथ रिएक्शन करके बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक,
और अगर कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसके अंदर आपने फिर से थोड़ा और CO2 पास कर दिया, एक्सेस में CO2 पास कर दिया, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो सॉल्युबल है, कैल्शियम कार्बोनेट PPT बनाता है, व्हाइट PPT। इतना क्लियर है हमें? दूसरा ये भी पता होना चाहिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, देखो आपको पता होगा रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया था मैंने, परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। वहां पे मैंने बोला था कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तब ब्लीचिंग पाउडर बनता है। याद होगा ना? तो ये इसका एक रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम सीधा आगे चल रहे हैं, कार्बोनेट्स की बात कर रहे हैं। कार्बोनेट्स में मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ सोडियम कार्बोनेट की, Na2CO3 की। वैसे Na2CO3.10H2 होता है जिसको वॉशिंग सोडा बोला जाता है, ठीक है। इसके प्रिपरेशन के क्या तरीके हैं? इसके प्रिपरेशन के तरीके क्या है? हाँ, 10H2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। सबसे पहला जो है वो है लेब्लांस प्रोसेस। लेब्लांस प्रोसेस जो है उसमें क्या होता है? लेब्लांस प्रोसेस में क्या होता है बेटा कि आपको बनाना है Na2CO3 ना, तो हमने NaCl लिया और हम H2SO4 के साथ उसका रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है? NaHSO4 HCl, NaHSO4 बनता है। वो जो NaHSO4 बना है वो फिर से NaCl के साथ रिएक्शन करता है और फाइनली बनता है Na2SO4। देखो डायरेक्टली भी मैं लिख सकता था, ठीक है, मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था कि NaCl में H2SO4 डालेंगे तो Na2SO4 बनेगा, बात सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा वाला। हाँ, बट ये अलग अलग मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि अगर आपने इसको थोड़ा सा हीट किया ना, माइल्ड हीट किया, तो पहला ही स्टेप होगा। और आपने अगर स्ट्रांगली हीट कर दिया ना तो दोनों रिएक्शन हो जाएगी, पहला भी हो जाएगा और दूसरा भी हो जाएगा और फाइनली आपको Na2SO4 मिल जाएगा। क्या हमारा काम हो गया? नहीं, हमें Na2SO4 नहीं चाहिए। तो Na2SO4 जो है उसका रिएक्शन कार्बन के साथ किया जाता है। कार्बन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में और सोडियम सल्फेट को रिड्यूस कर देता है सोडियम सल्फाइड में। और फिर ये जो सोडियम सल्फाइड है इसका रिएक्शन आप कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करवा के इसको Na2CO3 में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि हमें चाहिए था, Na2CO3 हमें चाहिए था। तो ये लेब्लांस प्रोसेस याद रखेंगे, ठीक है, कि क्या किया हमने? NaCl और H2SO4 का रिएक्शन करवाया, सोडियम सल्फेट बना, फिर सोडियम सल्फेट को पहले तो सल्फाइड में कन्वर्ट किया और फिर सल्फाइड को कार्बोनेट में कन्वर्ट किया। इतना क्लियर हो रहा है? हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहला प्रिपरेशन था। इसका दूसरा प्रिपरेशन मेथड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेथड है सोल्वेज प्रोसेस। सोल्वेज प्रोसेस, ठीक है। 3 स्टेप में ये होता है। देखो 3 स्टेप में होता है, मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ आपको समझना। हम क्या लेते हैं? अमोनिया है हमारे पास, CO2 है और H2 है। अमोनिया और CO2 लिया जाता है, ठीक है। उससे क्या बनता है? अमोनियम, अमोनियम कार्बोनेट बनता है बेटा। ये जो पहला स्टेप है इसमें क्या करते हैं आप? अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होता है? सेकंड स्टेप में क्या होता है? जो अमोनियम कार्बोनेट बना है, जो अमोनियम कार्बोनेट बना है, सॉरी अमोनियम, हाँ, जो अमोनियम कार्बोनेट बना है अब उसका रिएक्शन होगा। मतलब पहले एक बार मैं क्लियरली बोल दूं कि 3 स्टेप में रिएक्शन होता है। हमने स्टार्टिंग में क्या लिया? अमोनिया और CO2 लिया है, वाटर तो सॉल्वेंट है ही वहां पे, तो उससे क्या हो गया? अमोनियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होता है? क्योंकि ये जो रिएक्शन है अमोनिया और CO2 के बीच में, है ना, यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है कि अमोनिया और CO2 रिएक्शन करके, जैसे डायरेक्टली मैंने अभी थोड़ी देर पहले लेब्लांस प्रोसेस में 2 स्टेप वाली रिएक्शन लिखी थी ना, माइल्ड हीटिंग और स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे। जैसे मैंने बोला कि पॉलीप्रोटिक एसिड होता है तो स्टेप बाय स्टेप H+ देता है, तो 2-3 स्टेप में रिएक्शन होगी। एग्जैक्टली वैसे ही सोचेंगे कि अमोनिया
CO2 के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है, वाटर एज ए सॉल्वेंट है, तो अमोनियम कार्बोनेट बना तो अमोनियम बाइकार्बोनेट भी बन सकता है। अमोनियम बाइकार्बोनेट, ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट जो बनता है, ये NaCl के साथ बेटा रिएक्शन इसका कराया जाता है। क्यों? क्योंकि हमें बाइकार्बोनेट चाहिए पहले तो अमोनियम आयन को हटाया, सोडियम से रिप्लेस कर दिया, NaHCO3 मिल जाएगा और NH4Cl मिल जाएगा। और NaHCO3 के बारे में हम सब जानते हैं, ये इनसॉल्युबल है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इनसॉल्युबल है तो इसको सेपरेट कर लेंगे फिल्ट्रेशन से, फिल्ट्रेशन मेथड से इसको सेपरेट कर लेंगे, और ये सेपरेट कर लिया, हमारा काम हो गया। फिर इसको अलग से लेके आया मैं NH4CO3 को, और फिर मैंने इसको हीट कर दिया 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने से सोडियम कार्बोनेट मिलता है, सब जानते हैं। सिंपल सी बात है। सेकंड वाली जो रिएक्शन है बेटा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक और बात ध्यान से देखो, 3 स्टेप तक हो रहा है, इसका एक और स्टेप लिखा जाता है, 4th स्टेप, जिसको बोलते हैं जो रिकवरी टावर में होता है। मतलब वहां पे रिकवरी की जाती है वापस से अमोनिया की, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने अमोनिया और CO2 लिया, उसको कंज्यूम कराया, तो वापस से अमोनिया रिकवर भी किया जा सकता है। कैसे कैसे रिकवर किया जाएगा? जो NH4Cl बना था, ये देखो, हमने सोडियम का बाइकार्बोनेट को तो काम में ले लिया अलग से हीट करके, बट जो NH4Cl बचा, हम क्या करते हैं, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाने से अमोनिया गैस रिलीज होता है, H2O बनता है और CaCl2 बनता है। CaCl2 बाई प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पे साइड में मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है हमें, तो अमोनिया रिकवर कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, क्या यहाँ से अमोनिया ही रिकवर कर सकते हैं, CO2 नहीं कर सकते? CO2 भी कर सकते हैं बेटा, क्योंकि देखो अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है, थोड़ा बहुत अमोनियम बाइकार्बोनेट अगर बच भी गया तो उसको हीट कर देंगे, तो उससे भी अमोनिया, CO2 और H2O मिल जाएगा। मतलब CO2 भी रिकवर किया जा सकता है, अमोनिया भी रिकवर किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे प्रोसेस का ये है कि, पूरे प्रोसेस का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया हमने, हम यहाँ पे पोटेशियम बाइकार्बोनेट इसी मेथड से बना सकते हैं क्या? क्या सोल्वेज प्रोसेस से पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो है सॉल्युबल हो जाएगा। जब सॉल्युबल हो जाएगा तो उसको सेपरेट करने में बड़ी मेहनत लगेगी। ये सोडियम बाइकार्बोनेट तो क्या है, सॉल्युबल नहीं है, तो फिल्टर किया, उसे सेपरेट किया और हीट करके कार्बोनेट बना लिया। बट पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो है सॉल्वेज प्रोसेस से नहीं बनता। क्यों? क्योंकि पोटेशियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल होता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? सॉल्वेज प्रोसेस क्लियर हुआ? ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेटा देखो, ये देखो इसका मैं आपको बोलूं कि हमें सोडियम कार्बोनेट चाहिए ना, तो हमें पता है कि बाइकार्बोनेट से बनेगा, तो हमें पहले सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना पड़ेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया हमने अमोनियम बाइकार्बोनेट से, तो अमोनियम बाइकार्बोनेट में जब अमोनिया की जगह सोडियम जाएगा, तभी तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा ना। इसीलिए अमोनियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन NaCl के साथ कराया, ये सोडियम सोल्ट के साथ करवाया। बेटा रिकवरी क्यों की जाती है, ये भी चलिए बढ़िया सा है। देखो, जो भी प्रोडक्शन है ना, उस प्रोडक्शन के कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि जो भी आप इनपुट ले रहे हो ना, अगर मान लीजिए कि अल्टीमेटली लास्ट में जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है, हाँ जैसे कैल्शियम, जैसे NH4Cl बाई प्रोडक्ट था, अगर उस बाई प्रोडक्ट से आप किसी तरीके से जो इनपुट मिक्सचर है वापस से रिकवर कर सकते हैं, तो कॉस्ट कम होगा ना उसका, ज्यादा एफिशिएंट होगा वो साइकिल ज्यादा एफिशिएंट होगा, वो मेथड ज्यादा एफिशिएंट होगा प्रिपरेशन के लिए। प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। सोडियम, ये वॉशिंग सोडा हो गया, इसको 375 केल्विन पे हीट करते हैं,
तो इसके 9 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल बचता है, इसको मोनोहाइड्रेट बोलते हैं। और जो एक बच गया है उसको भी अगर 375 केल्विन से ऊपर कर देंगे तो फिर एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, है ना। सोडियम कार्बोनेट जो है इसका एक्वस सॉल्यूशन, इसका एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। सोडियम सोडियम कार्बोनेट को वाटर में मिलाएंगे, ये सोडियम कार्बोनेट तो सोल्ट है ना यार। नहीं नहीं बेटा, वो ग्रेटर देन 375 है यार, ग्रेटर देन 375 केल्विन है। सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होगा, ये भी क्लियर है हमें। सोडियम कार्बोनेट जो होता है, अगर उसमें CO2, उसका CO2 और H2O के साथ रिएक्शन कराया जाए 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उससे सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। साथ ही साथ हमें पता है कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक बेसिक सोल्ट है, तो उसका एसिड के साथ रिएक्शन होगा ही होगा, NaCl बनेगा, H2CO3 बन जाएगा। H2CO3 इज नथिंग बट H2O plus CO2। ठीक, ये क्लियर होता है यहाँ तक। K2CO3 की बात करें, K2CO3 बिल्कुल वैसे ही जैसा लेब्लांस प्रोसेस होता था ना Na2CO3 के लिए, इसके लिए भी होता है, बट जैसे सोल्वेज प्रोसेस होता था ना, वो सोल्वेज प्रोसेस यहाँ पे नहीं लगेगा। रीजन ऑलरेडी बता चुका हूँ, बताने की जरूरत नहीं है, राइट। ठीक है, तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका प्रिपरेशन कैसा होगा? CaCl2 का रिएक्शन जब आप अमोनियम कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ NH4Cl बनेगा। Na2CO3 भी ले सकते थे, Na2CO3 के साथ भी करवा देते तो भी CaCO3 बन ही जाता। अरे यार, हाँ, तो भी बन ही जाता, राइट। उसके बाद ये कैल्शियम क्लोराइड के साथ था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी बना सकते हैं, ये तो जानते ही हैं, CO2 गैस पास करने पे, ये तो पढ़ चुके हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन है। ये व्हाइट PPT होता है, इसके बारे में बहुत कुछ ज्यादा जानने की जरूरत है। एक ये व्हाइट PPT होता है सर, व्हाइट पाउडर फॉर्म में ये होता है, ये इनसॉल्युबल है वाटर में। यार ये तो बात PPT बोल दिया तो अपने आप क्लियर है, इनसॉल्युबल इन वाटर है। हाँ, जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को आप बहुत स्ट्रांगली हीट करते हैं ना, लगभग 1200 केल्विन के आसपास, तब ये उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और CO2 गैस इवॉल्व कर देता है। और साथ ही साथ ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है, HCl H2SO4 उनके साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके क्या बनाता है? जैसे कैल्शियम, एक रिएक्शन बता देता हूँ मैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो है HCl के साथ रिएक्शन करके CaCl2 बनाएगा और H2CO3 बनाएगा। H2CO3 इज नथिंग बट H2O plus CO2, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट एसिडिक सोल्ट है, बेसिक सोल्ट है, ये क्वेश्चन का जवाब आप देंगे ना बेटा, क्योंकि आयनिक तो मैं पढ़ा चुका हूँ। ये इस क्वेश्चन का जवाब तो आप देंगे, मुझसे मत पूछिए। अगर आपको ये नहीं पता कैल्शियम कार्बोनेट कैसा सोल्ट है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, वो तो आपको बताना पड़ेगा ना, या आप बाकी लोगों से पूछिए। तो बेटा जब पता है तो फिर बोल क्यों रहा है, पूछ क्यों रहा है? अब कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3 से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेसिक सोल्ट है वो, इसलिए एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है ना। तो थोड़ा बहुत घूम फिर के कॉमन सेंस पे बात आ जाती है। बेटा जाएंगे स्क्रीन पे जाएंगे पहले एक बार, अब आगे आ गए हैं तो पढ़ लेते हैं पहले।
मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जैसी केमिकल प्रॉपर्टी होती है इसकी। केमिकल प्रॉपर्टी तो बोल दूंगा सिंपल, सेम एज कैल्शियम कार्बोनेट, खत्म। बट बनता कैसे है वो तो अलग होगा ना यार, प्रिपरेशन तो अलग है इसका। कैसे बनता है? मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है ना, उसके साथ कोई ऐसा कंपाउंड ले लो जो कार्बोनेट दे दे, ठीक है, ये बन गया येलो कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गया। सोडियम सल्फेट बनेगा और साथ में H2CO3 बन जाएगा, ठीक है, हो गया। और कोई दूसरा तरीका था कि हाँ, अरे डायरेक्टली सोडियम कार्बोनेट ही ले लेते ना यार, तो भी बन जाता, टेंशन ही नहीं थी, ठीक है। क्लियर हो रहा है? ये प्रिपरेशन हो गया इसका, बाकी आपको पता ही है। अभी हम बात कर रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की, जिसको बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। इसका प्रिपरेशन क्या सोल्वेज प्रोसेस पढ़ा है हमें, हमने याद है, सोल्वेज प्रोसेस याद है हमें, कमर्शियल मेथड है सोल्वेज प्रोसेस इसके प्रिपरेशन का। क्या करते थे उसमें सोल्वेज प्रोसेस में, एक बार फिर से बताया जाए, याद हो जाएगा कि अमोनिया CO2 और H2O जो है रिएक्शन करके सर अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाते थे। फिर सर आपने अमोनियम बाइकार्बोनेट में NaCl मिलाया तो सोडियम बाइकार्बोनेट बना, और बन गया, बस हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर देते, सोडियम कार्बोनेट बन जाता। मतलब सोडियम कार्बोनेट की बात करें या सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें, सोल्वेज प्रोसेस तो दोनों में लगेगा ना यार। क्या साइड प्रोडक्ट आपको फोर्थ स्टेप याद है, रिकवरी वाला स्टेप याद है कि सर साथ में इस सेकंड स्टेप में जो NH4Cl मिल रहा था ना, उस NH4Cl में आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो पास करा दिया था, तो उससे सर अमोनिया मिल गया था मुझे, है ना? क्लियर हो रहा है? या फिर कैल्शियम ऑक्साइड भी लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपली, दोनों ही बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड चलेगा, अमोनिया बन ही जाएगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ से आएगा? आप स्टार्टिंग में कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, उसको हीट करेंगे, तब कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनेगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है लास्ट में यूज किया गया NH4Cl के साथ रिकवर करने के लिए अमोनिया को, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करें इसकी, अगर इसके हाइड्रोलिसिस की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? NaOH और H2CO3 बनाएगा। हीट करने पे क्या बनाएगा? सब जानते हैं। एसिड के साथ रिएक्शन करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा है, एसिड है या बेस है, बताइए। हम्म, यही उम्मीद थी मुझे तुम लोगों से। एक्सपेक्टेड। सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड है या बेस है, बताइए। बेसिक सोल्ट है, बहुत बढ़िया। कोई एसिड बोल रहा है, कोई बेस बोल रहा है। बहुत मेहनत की जरूरत है बेटा अभी हमें, कुछ ज्यादा ही जरूरत है। एम्फोटेरिक सुना हुआ है? कहीं तो सुना होगा। नाइनिक में पढ़ाया था फिफ्थ केस, वहीं पे एग्जाम्पल लिखा था ये कि एनायन है इसलिए बेस तो है ही, और हाइड्रोजन है उसके पास इसलिए एसिड भी है वो, तो दोनों के साथ रिएक्शन करेगा वो। सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट बेसिक होता है, बेसिक सोल्ट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो एम्फोटेरिक है। कुछ नहीं पता? हीटिंग के बाद मैंने सिंपल से ये बोला कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो HCl के साथ भी रिएक्शन करता है, वो NaOH के साथ भी रिएक्शन करता है, क्योंकि वो एम्फोटेरिक है। क्योंकि उसके अंदर जो बाइकार्बोनेट आयन है वो बाइकार्बोनेट आयन एनायन है, तो एनायन है तो बेस तो होगा ही होगा। साथ ही साथ उस बाइकार्बोनेट में एक हाइड्रोजन और है जो वो दे सकता है, एसिड की तरफ भी बिहेव करेगा।
तो सोडियम बाइकार्बोनेट एम्फोटेरिक है, बस इतना बोला मैंने। HCl के साथ रिएक्शन किया तो NaCl बना, NaOH के साथ रिएक्शन करता तो Na2CO3 बन जाता। यहाँ पे जगह नहीं है लिखने की, नहीं तो वो रिएक्शन भी लिख देता मैं, साइड में लिख देता हूँ। NaH के साथ अगर रिएक्शन होगा तो Na2CO3 प्लस H2 बनेगा। पता नहीं शायद समझ आ रहा है कि नहीं। NaCl की बात कर रहे हैं आप। NaCl को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? सबसे पहले तो अकेरेंस देखो, मेन सोर्स क्या है इसका? सी वाटर। सी वाटर तो मेन सोर्स है, उसमें NaCl लगभग ना 2.7 से 2.9% के आसपास होता है। तो प्रिपरेशन यहीं से सीख लेते हैं कि यार प्रिपरेशन करते कैसे। फिर प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। NaCl को कि जो भी पहले सी वाटर है, ऑब्वियस सी बात है, उसमें जितना भी परसेंटेज है 2.7 से 2.9%, हम क्या करेंगे उसको इवोपरेट कर देंगे यार। इवोपरेशन से क्या होगा, वाटर तो वेपराइज हो जाएगा, सिर्फ NaCl बच जाएगा। लेकिन ये जो NaCl बचता है ना यार, इसके अंदर इम्प्योरिटीज, इस NaCl के साथ कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज रहती है। कौन कौन सी इम्प्योरिटीज है मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सोडियम कार्बोनेट की इम्प्योरिटीज, मैग्नीशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज, कैल्शियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज। ये सब इम्प्योरिटीज कैसी है, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी जो है उसको तो इजीली सेपरेट कर लेते हैं यार। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को क्या है, फिल्ट्रेशन से रिमूव कर लो। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को अलग तरीके से प्योर करेंगे। कैल्शियम सल्फेट भी लिख दीजिए यहाँ पे। तो एक बार बताइए कि आपके पास NaCl सी वाटर जो था उसको वेपराइज किया आपने, इवोपरेट किया तो NaCl मिला। उस NaCl में कुछ इम्प्योरिटीज थी, ठीक है। जो भी इम्प्योरिटीज थी उसको फिल्ट्रेशन से हमने रिमूव करने की कोशिश की, अच्छी खासी इम्प्योरिटीज रिमूव हो गई। फिल्ट्रेशन के बाद जो इम्प्योरिटीज थी इनसॉल्युबल वो तो रिमूव हो गई, उसके बाद क्या बच गया, फिल्ट्रेट बच गया। उस फिल्ट्रेट में अगर आपने HCl गैस पास कर दिया तो उससे आपको प्योर NaCl का PPT मिलता है। प्योर NaCl का PPT मिलता है। ऐसा क्यों, ध्यान से सुनना। कि फिल्ट्रेट में बेटा NaCl तो है ही, आपको पता है फिल्ट्रेट में NaCl तो है ही, उसमें Na प्लस और Cl माइनस आयन मिल रहा है। आपने HCl गैस पास इसलिए किया क्योंकि HCl क्या करेगा, H प्लस और Cl माइनस आयन देगा, Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा, इससे रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और बैकवर्ड शिफ्ट होने में ये रिएक्शन ऐसा लग रहा है कि NaCl बन रहा है, तो NaCl का फॉर्मेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल है, इसलिए हमने HCl गैस पास की। और पीपीटी बन रहा है NaCl का, इसका सिंपल सा मतलब ये कि सर इसका आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP होगा, तभी ऐसा हो रहा होगा। सिंपल, राइट। क्लियर है, छोटी सी बात थी जो हमें यहाँ पे क्लियर हो गई। प्रॉपर्टीज की बात करें, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। सिर्फ NaCl की बात करें तो ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं है। सिर्फ NaCl की बात करें तो ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं है, बट NaCl के अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की इंप्योरिटी होने की वजह से ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। कॉमन सॉल्ट हाइग्रोस्कोपिक है, क्यों सर, MgCl2 और कैल्शियम क्लोराइड की इंप्योरिटी की वजह से, उनकी वजह से कॉमन सॉल्ट जो है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। इसका क्या यूज है बेटा, इसका यूज एक बहुत ही बढ़िया, इसका जो यूज है वो है फ्रीजिंग, फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने में। आपको पता है ना कि आइस जो है उसमें अगर आपने सोल्ट मिला दिया तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट
डिक्रीज हो जाता है। -24 से -24 -23 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चले जाता है। इन जनरल 23 24 के आसपास चले जाता है। तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर बनना। ठीक है, आइस के साथ ही फ्रीजिंग मिक्सचर बना लेता है। -23 बेटा, -23 डिग्री सेंटीग्रेड, पहले 0 था वाटर का, अभी इतने चला गया। NaCl का मान लो कोई बोल दे कि NaCl का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ होता है क्या? हाँ सर हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्यों नहीं होगा? AgCl का पीपीटी मिलेगा बढ़िया सा, होगा। ये भी क्लियर है। क्या क्या बोला मैंने, एक बार फिर से बोल रहा हूँ। इसकी प्रॉपर्टीज में ध्यान से सुनेंगे कि वैसे ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक है, बट कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की प्रेजेंस की वजह से हाइग्रोस्कोपिक ये होता है। फ्रीजिंग फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने में, लेबोरेटरी में फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने में इसका यूज है। ठीक है, आइस को मेल्ट करने के लिए या वाटर जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करने के लिए सोडियम क्लोराइड यूज किया जाता है। सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि पीपीटी रिएक्शन है, बहुत फास्ट होगी ये तो। एक और इसका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, है ना, उसके बारे में बात करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वैसे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो डी ब्लॉक में पढ़ते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड की बात हो रही है तो एक बार उसको समझ लेते हैं कि NaCl जो है, अगर उसको K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया जाए तो उससे बनता है NaHSO4 प्लस K2SO4 प्लस CrO2Cl2। ये है क्रोमाइल क्लोराइड। ये ऑरेंज रेड कलर का होता है। इस टेस्ट को बोला जाता है क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, चला जाए आगे। किसी ने बोला कि सर क्या रीजन है कि मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस कर देंगे? तो आप बताइए कि जहाँ पे जो 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 ठंडी जगह होती है, जहाँ पे बर्फ जम जाती है, राइट, अगर आपने सॉल्ट यूज किया NaCl तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, मतलब टेम्परेचर बहुत कम होगा तब जाके आइस बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, राइट। इसका मतलब मान लीजिए कि एटमोसफेयर -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड एटमोसफेयर में आइस को आप मेल्ट कर सकते हैं NaCl मिला के, क्योंकि NaCl मिला देंगे ना, तो NaCl मिलाने से फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 नहीं रहा, वो तो -24 बन गया, और आप -10 की बात कर रहे हैं, वहां पर तो वो लिक्विड बन जाएगा। तो आइस को मेल्ट करने के लिए बेटा, ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते हैं। ये कैसा मिलता है हमें, ये नेचर में कैसे मिलता है? ये एक मिनरल के फॉर्म में मिलता है जिसका नाम है कार्नेलाइट। ठीक है, और कार्नेलाइट का फॉर्मूला होता है KCl.MgCl2.6H2O। ये कार्नेलाइट है पूरा, बट हमें तो सिर्फ MgCl2 से मतलब है, तो इसका प्रिपरेशन इसका कैसे करेंगे? सीधी सीधी बात है यार, मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है उसके अंदर HCl मिला दो, बन गया MgCl2, और H2CO3 मतलब H2NCO2।
हाँ, इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है यार, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज इसलिए कि देखो, पहली बात तो है कि MgCl2 एग्जिस्ट करता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ हेक्सा हाइड्रेट फॉर्म में, और ये एक डेलिक्वेसेंट सॉलिड है। सॉलिड है ये, एक डेलिक्वेसेंट सॉलिड है। हाँ, अगर आप इसको हीट करेंगे, अगर आपने इसको हीट किया बेटा, तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि यार हीट करेंगे तो MgCl2 मिल जाएगा सिर्फ, सभी वाटर मॉलिक्यूल। किसकी बात कर रहा है गौरव? डेलिक्वेसेंट की बात कर रहा है क्या? मतलब जो लिक्विड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है उसकी बात, ऐसा सॉलिड जो लिक्विड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है, ज्यादा टेंडेंसी रखता है ना? ऐसे बोल सकते हैं। तो देखो, ये मैंने क्यों बोला कि MgCl2 इंपॉर्टेंट है, कि MgCl2.6H2 ऐसा सोच रहे हैं आप, हीट करेंगे सभी वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन जो है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएगा और एनहाइड्रस MgCl2 मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। एक्चुअल में जब हमने हीट किया, हमने देखा यार कि कंपाउंड बना MgOHCl, 5 वाटर मॉलिक्यूल निकले, सिर्फ 5 ही निकले, एक रह गया। तो हमने सोचा चलो एक रह गया तो फिर से हीट कर देते हैं, और हमने हीट किया तो हमने देखा यार मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया हमें। मतलब MgCl2 एनहाइड्रस MgCl2 बनाने के लिए हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड को हीट करने से कुछ नहीं होगा, बनेगा ही नहीं। तो अगर एनहाइड्रस MgCl2 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? उसके लिए आपको हाइड्रेटेड MgCl2 को ड्राई HCl की प्रेजेंस में हीट करना पड़ेगा। ड्राई HCl की प्रेजेंस में हीट करने से MgCl2 बनता है एनहाइड्रस MgCl2, याद रखेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है ना? बेटा इसका इसका कोई कोई प्रॉपर रीजन नहीं है ना, इसका कोई प्रॉपर रीजन नहीं है कि आपने बोला ना कि सर डायरेक्टली हीटिंग करने से क्यों नहीं होता, इसका कोई प्रॉपर रीजन नहीं है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, सिंपल, उसको इसी तरीके से याद रखेंगे। देखो, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड को हीट कर लो, हीट करने से क्या होगा? स्ट्रांगली हीट करोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई पूछ ले गलती से कि एनहाइड्रस MgCl2 बनाने का तरीका क्या है, सर हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड को ड्राई HCl की प्रेजेंस में हीट करेंगे तब बनेगा, सिंपल। ठीक है, हीट भी करना लिखना है वहां पे, ड्राई HCl नहीं, हीटिंग का वो ट्रायंगल बनाना भी जरूरी है। ठीक है, हाँ हाँ बोल बेटा, क्या डाउट है तेरे? क्या डाउट है? Absorbs more water molecule and become liquid। क्या बोल रहे हैं बेटा? एक सॉलिड जो होता है ना, वो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है? कैसे कन्वर्ट होता है? अच्छा, वाटर को एब्जॉर्ब करके। वाह। डेलिक्वेसेंट का मतलब क्या होता है, मुझे तो ये बताइए पहले, फिर आएंगे इस बारे में, सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन के बाद में आएंगे पहले। टेंडेंसी टू गेट इनटू लिक्विड, ठीक है। अब खुद बताओ मुझे यार,
कोई सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस सॉलिड को वाटर में डालना पड़ेगा कि लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए? हाँ, उस सब्सटेंस के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वीक करने की जरूरत है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ये एक्चुअल रीजन होगा ना। यार वाटर में मिलाने पे तो क्या होता है, वो जो सॉलिड होता है वो उसके आयंस में ब्रेक हो जाता है, आयंस रहेंगे वहां पे। यहाँ पे बात की जा रही है डेलिक्वेसेंट सॉलिड, मतलब वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है। समझ रहे हो आप? तो वो सॉलिड खुद लिक्विड में कन्वर्ट क्यों हो रहा होगा? क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर कंडीशन में ऐसा होगा कि उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। MgCl2 बात की थी ना लास्ट में, कैल्शियम क्लोराइड की भी बात कर लेते हैं, CaCl2। अच्छा, याद है कि CaCl2 बाई प्रोडक्ट था सोल्वेज प्रोसेस में, याद है? एक तो वही हो गया कि यार सोल्वेज प्रोसेस में ही बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहा है, तो एक तो ये तरीका हो ही गया, राइट। दूसरा क्या है, क्या ये याद है आपको? कैल्शियम कार्बोनेट मैंने बताया था, किसी ने पूछा भी था कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है सर? एसिडिक सोल्ट है, बेसिक सोल्ट? मैंने बोला था बेसिक सोल्ट है, HCl के साथ रिएक्शन कर सकता है, एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है, तो CaCl2 बन जाएगा और H2CO3 बनेगा, मतलब H2 + CO2 बन जाएगा, है ना? ये भी बात कर चुके हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है बेटा, ये अब इस रिएक्शन में क्या रिपीट करूं मैं? कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बेसिक सोल्ट है, वो HCl के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड और H2CO3 बनाएगा, और H2CO3 H2 + CO2 होता है। अब इसमें रिपीट करने का क्या है? मैं पहले बोल रहा हूँ, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये सब चैप्टर जो है ये पढ़ने के लिए दे दिया जाता है। जो मॉड्यूल है उसके अंदर मॉड्यूल बनाया इसलिए है कि तुम पढ़ो बैठ के, समझ में सब आएगा। उसमें मैं कुछ 50 बातें नई नहीं बोलने वाला हूँ, वही जो लिखा हुआ वही मैं रीड करके बोल रहा हूँ। हाँ, ये डिफरेंस है कि जब एक बार टीचर बोल देता है ना तो थोड़ा माइंड में अच्छे से चले जाता है, बस ये डिफरेंस है। बट अगर टाइम नहीं होता ना तो यही तरीका होता है कि बच्चों को बोल दिया जाता है, बच्चे पढ़ते हैं खुद से। समझ रहे हैं आप? तो ये तरीका होता है, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, अल्टीमेटली मैंने पढ़ा दिया, आप 2 दिन बाद भूल जाएंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि बहुत कुछ याद रखने का बेटा। तो खुद को पढ़ना ही पड़ेगा तुम्हें, ये बहुत कुछ है, ध्यान रखना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, रटना पड़ेगा इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो मैं, ऑप्शन नहीं है। टेम्परेचर तक याद रखना पड़ते कभी कभी कि इस टेम्परेचर पे होगा, इस पे ये होगा। समझ रहे हैं? तो लॉजिक नहीं देखना होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये बात ध्यान रखना तुम लोग। अगर तुम लॉजिक देखोगे ना तो समझ नहीं पाओगे उसे, पढ़ नहीं पाओगे पूरे को अच्छे से। ये जो 3 पार्ट बनाए ना, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इसी बेसिस पे बनाए। सबको पढ़ने का तरीका अलग है बेटा, है ना? फिजिकल में थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच होना चाहिए आपका, कैलकुलेटिव अप्रोच होना चाहिए। ऑर्गेनिक में ज्यादा आप कितने फैक्ट याद रख सकते हैं, और इनऑर्गेनिक में तो रट्टाफिकेशन है पूरा। कुछ कुछ चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग सोचने वाला, बट केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारे एक्सेप्शन आए, हमने देखा। तो पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 90% तो रट्टाफिकेशन है, मान के चलिए आप। फैक्ट्स है, मैं बोल दूंगा, आप सुनेंगे, मान लेंगे और घर चले जाएंगे, बस यही है। उसमें आर्ग्यूमेंट वाला सीन ही नहीं है, कर ही नहीं सकते। हाँ, टेम्परेचर भी याद रखना होता है बेटा। अभी बताया नहीं था क्या 375 पे वॉशिंग सोडा में 10 में से 9 वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं, फिर 375 से ऊपर करेंगे तो वो जो बचा हुआ है वो भी निकल जाएगा। तो याद रखना पड़ेगा ना यार, नहीं तो क्यों पढ़ा रहा हूँ फिर मैं? सब याद रखना है।
ये भी बिल्कुल MgCl2 की तरह ही है। पहली बात तो CaCl2 जो है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलता है, CaCl2.6H2O ये भी ऐसे मिलता है। इसको भी हीट करोगे ना कुछ नहीं होने वाला, ड्राई HCl की प्रेजेंस में हीट करना पड़ेगा तभी एनहाइड्रस CaCl2 मिलेगा। एग्जैक्टली MgCl2 जैसा काम कर रहा है ये भी डेलिक्वेसेंट क्रिस्टल है, ठीक है। हाँ एक और ध्यान से सुनना, एक और बात, एनहाइड्रस CaCl2 जो है उसको ड्राइंग एजेंट की तरह काम में लिया जाता है, या फिर इसको बोल सकते हैं ड्राइंग गैसेस के फॉर्म में। बट हाँ मान लीजिए कि कोई सॉल्यूशन है उसमें अमोनिया है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि एनहाइड्रस CaCl2 एक ड्राइंग गैसेस की तरह काम में लिया जाता है, वो क्या करता है गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने और रिएक्शन करने में बहुत डिफरेंस है। एब्जॉर्ब करने में और रिएक्शन होने में बहुत डिफरेंस है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जैसे जैसे क्रिस्टल है उसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल मैंने लिखे, तो 5 वाटर मॉलिक्यूल उसने एब्जॉर्ब किए, रिएक्शन नहीं किया वाटर के साथ। ऐसा नहीं था कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसके साथ मैंने 10 वाटर मॉलिक्यूल लिखी है तो ये इसका एब्जॉर्प्शन है। सोडियम सल्फेट इसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है उसको। तो एब्जॉर्प्शन और रिएक्शन होने में, केमिकल रिएक्शन में बहुत डिफरेंस है। एब्जॉर्प्शन एक फिजिकल प्रोसेस है कि वाटर आया अट्रैक्ट हुआ उसके पास, सिंपल फिजिकल प्रोसेस है, और रिएक्शन तो केमिकल प्रोसेस है। ध्यान से सुनना, एनहाइड्रस CaCl2 जो है वो गैसेस को, वो एनहाइड्रस CaCl2 जो है वो इज यूज्ड इन ड्राइंग गैसेस। जो भी गैसेस है, मान लीजिए गैसेस के मिक्सचर में थोड़ा बहुत मॉइस्चर है तो उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के काम में लिया जाता है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, और कैल्शियम क्लोराइड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ बट मान लो लिक्विड अमोनिया है तुम्हारे पास, लिक्विड अमोनिया को ड्राई करना है, तो लिक्विड अमोनिया को ड्राई करना है मतलब उसमें से वाटर मॉलिक्यूल जो है उसको निकालना है। तो आप सोच रहे होंगे कि यार मैं कैल्शियम क्लोराइड डाल देता हूँ उसमें, इसका काम ही वाटर को एब्जॉर्ब करना, नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमोनिया है बेस और कैल्शियम क्लोराइड है एक सॉल्ट। भाई साहब रिएक्शन हो जाती है दोनों में, केमिकल रिएक्शन हो जाती है। जब केमिकल रिएक्शन हो जाएगी तो वो ड्राइंग एजेंट की तरह काम नहीं कर पाएगा, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एनहाइड्रस CaCl2 जो है वो गैसेस मिक्सचर को ड्राई करने के काम में लिया जाता है। बट ध्यान से सुनना कि लिक्विड अमोनिया को ड्राई नहीं कर सकते कैल्शियम क्लोराइड के साथ, क्यों? क्योंकि उसके साथ वो रिएक्शन कर लेता है यार, केमिकल रिएक्शन हो जाती है उसके साथ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके ग्रेट, स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पेज में इतना ही लिखा जाएगा। अब सुनो, बेटा एडक्ट बनता है उस रिएक्शन के प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो एडक्ट बनता है वहां पे। कहाँ गया? हाँ, CaCl2.8 अमोनिया, इसको एडक्ट बोलते हैं। अभी बहुत से वर्ड है जो अभी मैं लिखना ही नहीं चाहता, बोलना नहीं चाहता, इसलिए मैंने रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं लिखा यहाँ पे। अब एडक्ट क्या होता है फिर वही 50 बातें उस पर, बाद में धीरे धीरे सब सीखेंगे, टाइम आएगा सबका। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना? चलिए, सोडियम सल्फेट, क्या बात कर चुके हैं इसके बारे में? नहीं, नहीं किया अभी तक इसके बारे में बात। यार क्या आपको याद है लेब्लांस प्रोसेस जो था उसमें पहले स्टेप में मैंने NaCl और H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया था, Na2 सल्फ ये बना था, सल्फेट बना था।
फिर सल्फेट से सल्फाइड बनाया, सॉरी कार्बन के साथ रिएक्शन करा के सल्फाइड बनाया था और फिर कार्बोनेट बनाया था। तो जो लेब्लांस प्रोसेस है उसका पहला स्टेप ही तो एक्चुअली में सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन है यार। हो गया ना काम। यहाँ पे लिख दूं क्या, फर्स्ट स्टेप ऑफ लेब्लांस प्रोसेस। ठीक है। जो Na2SO4 होता है ना, ये भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको ग्लेबर सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, इसका भी ध्यान से सुनना, इसके बारे में भी बातें ध्यान से सुनना बेटा। अगर आपको इसको एनहाइड्रस फॉर्म में लेके आना है तो आपको 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर पे इसको हीट करना पड़ेगा, तभी एनहाइड्रस Na2SO4 बनेगा। समझ में आता है? प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये रिएक्शन भी हमें पता है कि सर इस सल्फेट को कार्बन के साथ रिएक्शन करा दो तो सल्फाइड बन जाता है। अरे ये रिएक्शन तो एक्चुअली में लेब्लांस प्रोसेस का दूसरा स्टेप ही तो है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि सोडियम सल्फेट कार्बन को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है सर। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है सर। जो सोडियम सल्फेट है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करके, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बना लेता है। और सर ये मेटल सॉल्ट के साथ भी रिएक्शन करता है। ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, मैं बोलूंगा आप इसको याद भी रखेंगे कि जब BaCl2 का Na2SO4 के साथ रिएक्शन होता है तो बनता है BaSO4। पीपीटी बन गया भाई साहब व्हाइट। लेड नाइट्रेट के साथ भी रिएक्शन होता है इसका, वहां भी PbSO4 बनता है। ये भी पीपीटी बन गया भाई साहब व्हाइट। साथ में क्या बनेगा वो तो सब जानते हैं। यहाँ पे NaCl और यहाँ पे क्या बनेगा, NaNO3। ठीक है, चला जाए आगे। यहाँ तक ठीक है, चला जाए आगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने सोडियम सल्फेट की बात कर ली और देखिए कुछ ज्यादा ही कंपाउंड्स को हम स्टडी कर रहे हैं, इतने हैं नहीं एक्चुअली में, मॉड्यूल में मिलेगा नहीं। है ना। मैग्नीशियम सल्फेट की बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है तू, वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। तूने तो सोडियम बाइकार्बोनेट .10H2O, तूने तो नया कंपाउंड बना दिया बेटा, मैं क्या करूं? यार वॉशिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा और ये सब बातें XYZ, ये तो मुझे लग रहा है 10th में पढ़ा हुआ तुम लोगों ने। इतनी इतनी ज्ञान की बातें तो 10th में मिल ही जाती है ना। हाँ, आराम से। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट की बात आ गई, मैग्नीशियम सल्फेट किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? .7H2O। क्या बोलते हैं इसको? इप्सम सॉल्ट। ऐसे ही इसके जैसे दिखने वाले और दो तीन और होते हैं ना, FeSO4.7H2O, ZnSO4.7H2O। अच्छा याद है इसको, ये तीनों में क्या रिलेशन है? कोई बता सकता है तीनों में क्या रिलेशन है? आयनिक कोवलेंट कंपाउंड पढ़ा रहा था ना मैंने केमिकल बॉन्डिंग में, वहां पे प्रॉपर्टीज बताई थी। आइसोमॉर्फस, ये तीनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फस है। हाँ, चलो काफी है, उतना याद है तो उतना भी काफी है। प्रिपरेशन की बात करते हैं यार, इसको कैसे प्रिपेयर करें? बहुत सिंपल है सर। मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है
उसमें H2SO4 मिला दो, कार्बोनेट से सल्फेट बनाने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। H2CO3 बनेगा, मतलब H2 और CO2 लिख दो। सही बात, पहला तरीका ये। दूसरा बेटा ध्यान से सुनना, कैल्शियम कार्बोनेट डॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये जो है पूरा, इसको बोला जाता है डोलोमाइट। अरे सर, जब मैग्नीशियम कार्बोनेट से बन गया तो कैल्शियम कार्बोनेट डॉट मैग्नीशियम कार्बोनेट मतलब डोलोमाइट से बन जाएगा। डोलोमाइट में भी वही कर दीजिए सर, H2SO4 मिला दीजिए, दोनों अपने अपने सल्फेट बना लेंगे। मैग्नीशियम अपना सल्फेट बनाएगा, कैल्शियम अपना सल्फेट बनाएगा, और फिर H2 और CO2 बना लेंगे, वो तो बन गया बनेगा। ठीक है, हमें तो मैग्नीशियम सल्फेट से मतलब, वो तो बन ही रहा है। हम्म? हाँ सर, इसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2 जो है, जब आपने इसको हीट किया लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो बेटा 6 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, एक ही बचा। और थोड़ा बहुत 150 से ऊपर हीट कर दिया 200 के आसपास, तो जो एक बचा हुआ था वो भी निकल के चला गया। और फिर 200 से ज्यादा हीट कर दिया तो सल्फेट ने बना लिया ऑक्साइड SO2 और O2। ये भी अच्छा ऑप्शन। पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो कार्बन को CO2 में ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद MgO में चले जाता है, MgO प्लस SO2 में। अच्छा, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है, मुझे इतना बता दीजिए बस, रिडक्शन किसका हुआ है? रिडक्शन बताइए किसका हुआ है? सल्फर का हुआ है। मुझे एलिमेंट बताओ यार, मुझे कंपाउंड नहीं जानना है, एलिमेंट। सल्फर का रिडक्शन हुआ, सही बात है। चलिए बढ़िया। इट फॉर्म्स डबल सॉल्ट विद एल्कली मेटल सल्फेट, याद है? ये कहीं देखा हुआ है क्या? K2SO4 डॉट MgSO4 डॉट 6H2। देखा हुआ ये? बचपन से देख रहे होंगे इसे तो। ठीक है। पोटाश एलम, चलिए बढ़िया, पता है, डबल सॉल्ट। आगे चले। हाँ, क्या बोलता है बेटा? विद एल्कली मेटल्स, हाँ विद एल्कली मेटल्स ही लिखा मैंने। डबल सॉल्ट विद एल्कली मेटल्स। ओके। या ऐसा बोल सकते हैं कि एल्कली मेटल सल्फेट, एल्कली मेटल सल्फेट बोल सकते हैं ना, क्योंकि देख वो K2SO4 एल्कली मेटल का सल्फेट था, और MgSO4 तो था ही नहीं, उसने एल्कली मेटल के सल्फेट के साथ क्या बनाया, डबल सॉल्ट बना लिया, बोल सकते हैं। मुखर्जी, उसके लिए बेटा मॉड्यूल देखना पड़ेगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे मॉड्यूल देखना पड़ेगा। मॉड्यूल जाइए, क्लास तो चल रही है, साथ ही साथ मॉड्यूल भी निकाल लीजिए और देखिए क्वेश्चन कैसे दिख रहे हैं। अगर ये आइडिया लेना है किसी को क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो मॉड्यूल है ना आप लोगों के पास, देखिए उसे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आई थिंक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया मैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हाँ बेटा, वो मेरे को मालूम है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत कुछ मॉड्यूल में नहीं है। देखो जो मॉड्यूल में है वो तो आपको एकदम मतलब फिंगर टिप्स पे होना चाहिए यार, वो तो पूरा रटना है तुमको, लाइन बाय लाइन। और जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये काम आएगा, ये कहीं ना कहीं आप आगे पीछे पढ़ते रहोगे बेटा, ये भी काम आएगा। जो काम का है वही बता रहा हूँ, फालतू टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्लास में ना। इसीलिए मैंने आज मैं पूरा लिख रहा हूँ, क्योंकि जो इन्फॉर्मेटिव था कार्बोनेट नाइट्रेट सल्फेट उसके बारे में मॉड्यूल में अच्छा लिखा हुआ है, कंपाउंड के बारे में थोड़ा कम है, इसलिए कंपाउंड के बारे में मैं आपको इंडिविजुअली बता रहा हूँ, कुछ ज्यादा कंपाउंड्स के बारे में बता रहा हूँ। तो जरूरत पड़ेगा आपको, जब आप एस ब्लॉक की न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब इन सब इन्फॉर्मेशन का जरूरत पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे चले। ओके।
तो अभी हाँ बेटा आपके यूजफुल है, यूजफुल फॉर एवरीवन। अभी हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। फॉर्मूला बताएगा कोई मुझे? ना 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 ना, नहीं नहीं बेटा, अभी रुको रुको। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, ये सीखो तुम पहले। बड़ा कंफ्यूजन होता होगा इसमें सबको। ये होता है, अरे यार लिखो मत बीच में कुछ भी, अब वो डिस्टर्ब हो जाता है मेरे को। कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O, दोनों ही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। एक्चुअली में होता क्या है, मेरी बात तो ध्यान से सुनेंगे आप लोग। जब इसका प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, सीधा ना मैं प्रिपरेशन पे आ गया मैं। जिप्सम, जो कुछ बच्चों ने फॉर्मूला बताया मुझे कि सर कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, बेटा ये जिप्सम होता है। जब आप इसको 393 केल्विन पे हीट करते हैं, एग्जैक्ट टेम्परेचर सुनना ध्यान से देखो, 393 केल्विन पे हीट करते हैं तो ये बनता है हमारा CaSO4 डॉट हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP बोल सकते हैं। फिर उसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड को कितना कितना टेम्परेचर होगा केल्विन में, 473 केल्विन, हाँ 473 केल्विन पे हीट करेंगे तो जो बचा कुचा वाटर मॉलिक्यूल है वो भी निकल जाएगा, एनहाइड्रस CaSO4 मिलेगा। किसको बोलते हैं CaSO4 को? डेड प्लास्टर। ठीक है, टेम्परेचर का बड़ा रोल है यार यहाँ पे। आपने देखा कि जिप्सम से पीओपी बना और पीओपी से डेड प्लास्टर बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही बात? हाँ, ध्यान से सुनना। ये जो कैल्शियम सल्फेट बन रहा है ना CaSO4, एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी होती है इसके पास, जिसको बोला जाता है सेटिंग विद वाटर। कि वाटर मिलाने पे, कैल्शियम सल्फेट में वाटर मिलाने पे 5 to 15 मिनट्स में, वाटर मिलाने पे 5 to 15 मिनट्स में ये सब्सटेंस जो है हार्ड हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली वही वही मैं बोलना चाह रहा था, हार्ड मास बोल सकते हैं उसको। ये एक प्रॉपर्टी है इसका। तो पहली बात तो कोई पूछेगी प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएंगे, सर जिप्सम को 393 केल्विन पे हीट कर दो बन जाएगा। पहला रिएक्शन तो यही है। हाँ, तो फिर हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत आगे आगे की बातें भी कर ली कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को थोड़ा आगे हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एनहाइड्रस डेड प्लास्टर बनेगा। ठीक है, सेकंड स्टेप। बेटा गौरांग मटेरियल सेम है बेटा, मेन जो मटेरियल है उसमें वो सेम है। हम्म, अरे हार्ड मास का मतलब बोलना चाह रहा हूँ सॉलिड, सॉलिड से बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये डेंसिटी से मतलब नहीं मेरा यहाँ पे, प्लीज ये मत सोचिए आप लोग। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यार देखो, ये सोचने वाली बड़ी ऐसी बात है कि जब आप किसी सॉलिड में वाटर मिलाते हो तो वो यार वाटर मिलाने पे तो वो उसकी वो सॉलिड थोड़ी रहता है। इसके साथ उल्टा है, जैसे सीमेंट में होता है, सीमेंट पाउडर है, आपने देखा होगा ना, उसमें उसमें वाटर मिलाने पे वो हार्ड होता है। जबकि बाकी सब्सटेंस, बाकी दुनिया में जनरली क्या होता है यार, कोई भी सब्सटेंस से वाटर मिलाओगे तो वो हार्ड नहीं होता है। उल्टा चल रहा है ना। उस टर्म को बोला जाता है सेटिंग विद वाटर। एग्जैक्टली यही हो रहा है यहाँ पे, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। तो ये हार्ड मास का मतलब वो डेंसिटी वाला टर्म से नहीं है।
समझ रहे हैं आप बात, कि सॉलिड बन जाता है, ये बोलना चाह रहा हूं मैं कि सॉलिड बन जाता है। हाँ, जो पीओपी है ना बेटा, पाउडर जो है उसमें वाटर मिलाइए वो हार्ड बन जाता है, यही तो बोलना चाह रहा हूँ, यही तो लिखा है यार, और क्या लिखा मैंने। दूसरा क्या तरीका है बनाने का कि कैल्शियम क्लोराइड को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, करवा लेते हैं, कैल्शियम सल्फेट बनेगा और HCl बन जाएगा। H2SO4 के साथ क्या, Na2SO4 के साथ भी करवा लो, ठीक है, तो भी कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और NaCl ही बनेगा ना। हाँ ठीक है, हो गया। ध्यान से सुनिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर रहा हूं। ये जो कंपाउंड है ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है वाटर में, सॉल्युबिलिटी कम है इसका वाटर, हमें पता है। ऊपर से ये भी ध्यान रखेंगे कि यार जो सॉल्युबिलिटी है जितना भी है वो डिक्रीज होता है अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो। जिप्सम के बारे में सुनेंगे, क्योंकि क्योंकि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस अल्टीमेटली बन तो जिप्सम से रहा है, तो जिप्सम के बारे में कुछ ज्ञान की बातें सुनेंगे। अब देखो, जो सॉलिड होते हैं ना यार, वो उनमें क्रिस्टल होता है और क्रिस्टल लेटिस बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, तो क्रिस्टल लेटिस के बारे में मैं अभी सर जो टर्म्स है वो बोल रहा हूँ, आप उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, 11th 12th में पढ़ेंगे वो सब, है ना। कि सबसे पहले जो जिप्सम होता है बेटा, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक एक क्रिस्टल का टाइप होता है। जब आप उसको हीट करते हैं ना पहले, तो पहले वो जिप्सम जो है, वो जिप्सम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है, ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में आता है वो। फिर उसके बाद अगर आप हीट करोगे ना उसको, कितने टेम्परेचर पे, कितने टेम्परेचर पे याद है, 393 केल्विन सबसे ऊपर लिखा हुआ है, तो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और फिर उसके बाद उसको 473 केल्विन पे हीट करोगे तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा। और उसके आगे भी नहीं लिखा है क्या मैंने, हाँ, कैल्शियम सल्फेट बेटा उसको अगर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर दोगे ना तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। और SO4 जो है वो SO2 और O2, SO2 और O2 की जगह SO3 भी लिख दोगे अकेला तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ध्यान से सुनना, ये जो मैंने सेटिंग विद वाटर लिखा है, ये किसके लिए लिखा है, किसका प्रॉपर्टी है, पीओपी का प्रॉपर्टी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, CaSO4 का नहीं है, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट का नहीं है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रॉपर्टी है। बेटा डिग्री सेंटीग्रेड है वो, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन नहीं है, केल्विन में कन्वर्ट आप लोग करेंगे उसे। क्या ये ठीक है, मतलब यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। जो वाटर के साथ इसका सेटिंग प्रोसेस होता है बेटा, वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, ये भी याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और आई थिंक जितना मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बोला है, जितना मैंने बोला है इसके बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, इतना सुन भी लिया ना तो इसका क्वेश्चन तो रुकेगा नहीं, वो तो हो जाएगा आपसे आराम से। हाँ, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस में सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन था वो सेटिंग विद वाटर में था, ठीक है, तो सेटिंग विद वाटर जो है वो सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, समझ में आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मिलाते हैं तो 5 to 15 मिनट में वो एक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सर ये जो सेटिंग विद वाटर ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कैटलाइज भी कर सकते हैं आप, मतलब इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कैसे, वो भी सुनिए। इस रिएक्शन को कैटलाइज्ड किया जाता है बेटा सोडियम क्लोराइड ऐड करके, सोडियम क्लोराइड ऐड करेंगे तो इस रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है, और इस रिएक्शन को रिटार्ड भी किया जाता है, मतलब इस रिएक्शन को स्लो भी किया जाता है। कैसे, या तो बोरेक्स ऐड कर दो या फिर एलम ऐड कर दो, ठीक है, समझ आ रहा है।
क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ बेटा, ये सेटिंग विद वाटर जो है ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप यहाँ पे वाटर जो है, वाटर के टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं, आप कोल्ड वाटर हॉट वाटर कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। और इस पे अगर डाउट है तो फिर एक काम करो, प्लास्टर ऑफ पेरिस खरीद के लाओ। प्लास्टर ऑफ पेरिस छोड़ो, सीमेंट खरीद के लाओ और घर पे ट्राई करो, है ना? ठीक है। अरे यार जल्दी बोलिए। काफी डिस्कशन हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। हाँ सीमेंट डिफरेंट है बेटा, सीमेंट भी पढ़ेंगे। समझ, मैंने बोला कि जब कैल्शियम सल्फेट को आप 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और SO3 बनता है। SO3 जो है एक्चुअली में SO3 इज नथिंग बट SO2 प्लस O2। तो चाहे आप SO2 प्लस O2 लिख दो या SO3 लिख दो, बात सेम है। मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब सीमेंट के बारे में बात करें। चलिए ठीक है। बेटा एक बात मुझे बताइए कि जिप्सम से वाटर मॉलिक्यूल निकाला तो पीओपी बना, और पीओपी के बारे में बात कर रहा हूँ सेटिंग विद वाटर, मतलब पीओपी में वाटर मिला रहे हैं। अब पीओपी में वाटर मिलाएंगे तो जिप्सम भी बनेगा ना यार। जब जिप्सम से वाटर निकाल रहे हैं पीओपी बन रहा है, पीओपी में वाटर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? जिप्सम बनेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है। चलिए आगे, सीमेंट के बारे में कुछ कुछ बातें सुनते हैं पहले। पाउडर फॉर्म में मिलता है, ये पाउडर है, ये लाइट ग्रे कलर का पाउडर है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना? हाँ ये हमें पता है कि मिक्सचर होता है सिलिकेट्स और एल्यूमिनेट्स का। बट किसके सिलिकेट और किसके एल्यूमिनेट? कैल्शियम की। ठीक है। उसके साथ थोड़ा सा अमाउंट में जिप्सम भी होता है इसमें यार। और ये जिप्सम का क्या रोल है इसमें, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। जिप्सम भी है, ये जिप्सम ही है जिसकी वजह से सीमेंट हार्ड हो जाता है वाटर मिलाने पे। एक हार्ड स्टोन की तरह कन्वर्ट हो जाता है सीमेंट जो है। कोई पूछ ले कि सीमेंट जो है उसमें भी सेटिंग विद वाटर वाला रिएक्शन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जिप्सम। खत्म, डिस्कशन ही खत्म। मेन कंपोनेंट क्या क्या है सर सीमेंट के, मुझे इतना बताइए। मेन कंपोनेंट क्या है सीमेंट की? सबसे पहले सिलिकेट्स और एल्यूमिनेट, यही तो है। सिलिकेट्स भी दो तरीके के होते हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो मैं डाई कैल्शियम सिलिकेट की बात कर लेता हूँ। डाई कैल्शियम सिलिकेट मतलब ये देखो, 2 कैल्शियम ऑक्साइड SiO2, ये डाई कैल्शियम सिलिकेट है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Ca2SiO4 बन गया। 26% होता है ये। सेकेंड, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट भी बोल सकते हैं।
ट्राई कैल्शियम सिलिकेट में क्या होगा, 3 कैल्शियम ऑक्साइड डॉट SiO2। इसको कैसे लिखेंगे, Ca3SiO5। 51% होता है ये। और फिर होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जो होता है 3 कैल्शियम ऑक्साइड डॉट Al2O3। इसको ऐसे लिख सकते हैं Ca3Al2O6 लिख सकते हैं। ठीक है, बचा कुछ परसेंटेज जो भी 11% के आसपास ये होता है। बेटा और भी कंपोनेंट्स है। मैंने क्या लिखा ऊपर, मेन कंपोनेंट्स। हेडिंग देखो ध्यान से, है ना, मैंने हेडिंग में मेन कंपोनेंट्स लिखा। ऑफ कोर्स बाकी भी रहेंगे, बाकी कंपोनेंट्स भी रहते हैं। बहुत बढ़िया यार, 11% बच गया, कैलकुलेट किया तुम लोगों ने, अच्छा लगा मेरे को। इसी पे ध्यान देना तुम लोग बस, कि 100 हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो तो काम की बात है, उस पर ध्यान नहीं जाएगा हमारा, है ना। चलो फिर, ये तो मेन कंपोनेंट्स हो गए। बेटा O5 है यार। अगर डाउट हो रहा है ना ट्राई कैल्शियम में कि O5 है O6 है, तो यार काउंट कर लेना यार, कि 3+2 कितना होता है। 3+2 कितना होता है, बता जल्दी बता, 3+2 कितना होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत सही क्वेश्चन का जवाब दिया तुमने। ये एडी तो करना है यार, उसमें तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो कि 5 है कि 6 है। कंपाउंड लिखा हुआ है ऊपर, बल्कि ये लिखा हुआ है, आंखें देखो अच्छे से। अब सुनेंगे, चुपचाप सुनेंगे। मैं बात कर रहा हूं कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। क्या क्या कंपोजिशन होता है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं कि सीमेंट में क्या क्या कंपोजिशन होता है। पोर्टलैंड सीमेंट में क्या क्या कंपोजिशन होता है। कैल्शियम ऑक्साइड होता है बेटा 61.5% के आसपास। SiO2 होता है बेटा 22.5% के आसपास। मेन तो यही है सर। Fe2O3 भी होता है, K2O भी होता है, Fe2O3 होता है लगभग 2% के आसपास, ये 1.5% के आसपास। फिर Al2O3 होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, Al2O3 7.5% के आसपास, ये 2.5% के आसपास। SO3 भी होता है सर, ये 1.5% के आसपास, और Na2O भी होता है, ये भी 1.5% के आसपास। और कोई भी सीमेंट जिसमें ये सब कंपोजिशन है, तो एक अच्छे क्वालिटी सीमेंट के लिए, एक अच्छे क्वालिटी सीमेंट के लिए ऐसा बोला जाता है कि परसेंटेज ऑफ SiO2 जो है और परसेंटेज ऑफ Al2O3 है, उसका जो रेशियो है वो 2.5 से 4 के बीच में होना चाहिए। साथ ही साथ परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ Al2O3 प्लस परसेंटेज ऑफ SiO2 प्लस परसेंटेज ऑफ Fe2O3, इसका रेशियो 1.9 से 2.1 के बीच में होना चाहिए फॉर अ गुड क्वालिटी सीमेंट, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं क्या। तो सीमेंट जो है उसमें रॉ मटेरियल क्या क्या है यार।
सर वही बात है कि सर पहले तो लाइमस्टोन क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है लाइमस्टोन से। सर क्ले, उससे क्या मिलता है, Al2O3 मिलता है और सिलिका मिलता है SiO2। जिप्सम, राइट, थोड़ा सा मिलाया जाता है, क्यों, सेटिंग विद वाटर के लिए। और इन तीनों के अलावा थोड़ा थोड़ा सा उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, Fe2O3 ये सब भी प्रेजेंट रहता है एज इम्प्योरिटी। क्यों, उस सीमेंट को कलर देने के लिए। सीमेंट में जो कलर होता है उसके लिए यही सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। ठीक, क्लियर हो रहा है यहाँ तक। ठीक है बेटा, तो ये आपका डिस्कशन जो है एस ब्लॉक का मेरी तरफ से खत्म हो गया है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्लास खत्म नहीं हुई है, पहले बोल रहा हूँ क्लास खत्म नहीं हुई है। मैं सीधा जा रहा हूँ आइसोमेरिज्म पे। अब मैंने क्लास खत्म नहीं की, मैं आइसोमेरिज्म पे जाऊंगा, पढ़ाना है मुझे। एस ब्लॉक के बारे में हमने 2.5 प्लस 1.5 कितना टाइम हो गया, 4 घंटे बहुत है, 4 घंटे डिस्कस किया, बहुत है। ऑप्टिकल नहीं बेटा, अभी कॉन्फर्मेशन एनालिसिस तो पूरा हुआ ही नहीं। चेयर फॉर्म के बारे में कहाँ पढ़ा तुम लोगों ने, भी पूरा थोड़ी पढ़ लिया यार, अभी तो बहुत कुछ बाकी है उसमें, अभी पता चलेगा तुमको क्या क्या बाकी है। देखो एनसीईआरटी में ये सब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ पहले ही, जो पीडीएफ उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यार। एक ही कंडीशन पे भेजूंगा तो उस पीडीएफ को कोई ज्यादा सीरियसली नहीं लेगा, उसमें बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जितना जितना मैंने बताया ना तुमको क्लास में, उतना उतना उस पीडीएफ से पढ़ना बस। पूरा पढ़ोगे ना टाइम वेस्ट होगा। तो पीडीएफ में भेज दूंगा, बट आप लोगों का काम है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, आप लोगों को पता है, क्योंकि जो पढ़ना था, जो जरूरत था, जो रिक्वायर्ड था, वो सर ने पढ़ाया है। एटलीस्ट ये सब कंटेंट आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा, तो एक बार रीड कर लेना, मजा आएगा। बहुत कुछ बातें उसमें एक्स्ट्रा भी है, वो मेरे नॉलेज के लिए, तुम लोगों के काम नहीं आएगा, तो इसलिए बताया नहीं मैंने। ठीक है, वो पीडीएफ मेरे लिए, मैंने खुद अपने लिए बनाई है, बट उसको पढ़ लेना तुम लोग, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, एटलीस्ट ये सब थ्योरी, थ्योरेटिकल, ये जो वर्ड्स हैं, ये सब आपको एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ मिल जाएगा उसमें, तो बार बार रिकॉर्डिंग सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, उसको पढ़ लोगे काम हो जाएगा। ठीक है, वो मैं भेज दूंगा, वो मेरा प्रॉब्लम है। चलिए, अभी हम कुछ बात कर रहे थे यार, और चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं यार, क्योंकि रिकॉर्डिंग फिर इसी में हो जाएगा, तो हम ब्रेक लेते हैं, 2-5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। हाँ, 12:40 पे स्टार्ट करें, 12:40 पे स्टार्ट करते हैं, है ना, और फिर कॉन्फर्मेशन एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं यार। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।